नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। इतिहास में उसे विश्व के महान सेनापतियों में गिना जाता है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। असंभव को भी संभव करने का हिम्मत, साहस और धैर्य होना चाहिए, और ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में मौजूद थे, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने कभी हारना नहीं सीखा और इतिहास में आम नागरिक से सम्राट बनने की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। उसने अपने तलवार के बल पर बहुत सारे युद्धों में विजय का परचम लहराया। युद्ध के मैदान में उससे दुश्मन कांपते थे। उसने युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। फ्रांसीसी क्रांति में एक सैन्य नेता के रूप में उभरा, जो पहले फ्रांस के प्रथम काउंसिल बने। यूरोप में उसने कई युद्ध जीता और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। वह सिर्फ 51 वर्ष ही जीवित रहा, लेकिन इतिहास के पन्नों पर वह आज भी जिंदा है। यूरोप का सबसे ताकतवर सम्राट, उसने विश्व विजेता के लोभ में आकर हजारों लोगों की हत्या कर दिया। किसी के नज़र में वह सुपर हीरो है तो किसी के नज़र में वह विलेन। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 अजैसियो में हुआ था, जो कि कोर्सिका द्वीप पर मौजूद थे। पहले यह जनेवा में था, लेकिन वर्तमान में यह इटली में है। उसके पिता कार्लो बोनापार्ट और माता लेटिजिए रोमोलिनो थी। उसने जोसेफिन ब्यूहेंस और मेरी लुइस से विवाह किया था। उससे उसका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम नेपोलियन द्वितीय था। वह लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे। उनके पिता चिरकालीन कुलीन परिवार से थे। फ्रेंच दरबार में कोर्सिका का प्रतिनिधित्व करते थे। चार्ल्स ने फ्रेंच शासन के विरुद्ध कार्सिकन विद्रोह में भाग लिया था। उसके पिता और नेपोलियन को फ्रेंच गवर्नर मार्विफ की कृपा से वर्साई की आमंत्रण में सम्मिलित होने का मौका भी मिला था। वहीं पर फ्रेंच अधिकारियों ने ब्रिन की सैनिक एकेडमी में अध्ययन करने के लिए उसे एक छात्रवृत्ति भी प्रदान किया, और उसने वहां 1779 से 1784 तक शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद वह पेरिस के सैनिक स्कूल में 1 वर्ष तक तोपखाने संबंधी ज्ञान लेने जाता है। नेपोलियन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसका परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर था। उसने जैकबिन दल में भी प्रवेश लिया था। फ्रांस के राजतंत्र की दुर्दशा का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो गया था, और यहीं से नेपोलियन के विशाल व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है। नेपोलियन के उदय तक फ्रेंच रेवोल्यूशन पूर्ण अराजकता के घेरे में फंस चुका था। 1793 में प्रथम बार नेपोलियन को टूलान के घेरे में अपना शौर्य एवं कला प्रदर्शन का अवसर मिला। डायरेक्टरी का एक प्रमुख शासक बैरास उसकी प्रतिभा से आकर्षित हो गया था, और डायरेक्टरी ने इसे इटली का अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। इटली का अभियान नेपोलियन की सैनिक तथा प्रशासकीय क्षमता का जीता जागता उदाहरण है। फ्रेंच की सेना ने इटली को ऑस्ट्रिया की दास्ता से मुक्त करा दिया। उसने बहुत सारे देशों को या तो हरा दिया था या फिर विवश कर दिया था। समर्पण करने के लिए सार्डिनिया के युद्ध विराम के लिए विवश किया। रिबोली के युद्ध में मैटुआ को युद्ध विराम के लिए विवश किया। लियोबेन का समझौता हुआ। इन सारे युद्धों और वार्ताओं में उसने पेरिस से किसी प्रकार का आदेश नहीं लिया था। वह इन छोटे छोटे राज्यों को बृहद इकाई में परिवर्तित करना चाहता था। इसके वजह से इटली में राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया था, जिसे इतिहास में राइसोर्जिमेंटो के नाम से प्रसिद्ध है। नेपोलियन जब इटालियन अभियान से लौटा तब फ्रांस में उसका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वह
फ्रांस का एकमात्र प्रतिद्वंदी ब्रिटेन से वह सीधे तौर पर आक्रमण न करके मिस्र के माध्यम से आक्रमण करना चाहता था। उसने 1798 में मिस्र के लिए प्रस्थान किया। ब्रिटिश नेवी कमांडर नेल्सन ने नेपोलियन को पीछा करके नील नदी के युद्ध में परास्त कर दिया। ब्रिटेन को दूसरा गुट बनाने का मौका मिला और यूरोप के सभी राष्ट्रों को जिसे नेपोलियन ने दबा दिया था, फ्रांस के विरुद्ध अभियान की तैयारी करने लगे। नेपोलियन का फ्रांस में प्रवेश करते ही हलचल पैदा हो गई थी और मौका का फायदा उठाते हुए उसने 1799 में सत्ता हथिया लिया और डायरेक्टरी का विघटन कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में सत्ता को हाथों में लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने तथा फ्रांस को प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसने प्रशासनिक सुधार, आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी सुधार भी किया तथा धार्मिक सुधार। उसने नेपोलियन कोड का भी निर्माण किया। उसने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण भी किया था। उसने फ्रांस में वित्तीय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया। उसने इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की स्थापना भी किया था और कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार भी किया। नेपोलियन ने फ्रांस में सार्वलौकिक कानून पद्धति की स्थापना किया था। उसके विधि संहिता में बुर्जुआ वर्ग के हितों पर ज्यादा जोर दिया गया था और जो भी व्यक्ति ट्रेड यूनियन बनाना चाहता था वह वहां पे अपराध घोषित कर दिया था उसने। नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में इटली का दूसरा अभियान शुरू किया तथा मरेंगो की विजय प्राप्त कर ऑस्ट्रिया को लेनीविल की संधि के लिए विवश कर दिया। 1801 में इंग्लैंड से आमिये की संधि भी नेपोलियन ने किया था। पोप से कैथोलिक का समर्थन भी प्राप्त कर लिया और 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन जाता है और एक बार फिर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध के बादल घेर लेते हैं। इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए उत्तरी समुद्र तट पर बोलोन में सेना भेज देता है। सारे यूरोप का स्वामी बन जाता है वह और रूस का विद्रोह नेपोलियन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो गई थी। अंत में 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है और उसे सेंट हेलेना में कारावास कर लिया जाता है। उसके अद्भुत सैनिक तथा प्रशासनिक क्षमता से सभी को उसने आश्चर्यचकित कर दिया था और अपने बुद्धि और युद्ध कौशल तथा परिश्रम के बल पर वह शीघ्र ही यूरोप का भाग्य विधाता बन बैठता है। परंतु उसकी शक्ति का दीवार जैसे बालू की ढेर पर खड़ा हो। उसका उत्थान और पतन चकाचौंध करने वाली उल्का के समान था। सैनिक सफलता के बल पर चमकता रहा लेकिन पराजय के साथ भाग्य का सितारा भी नेपोलियन का डूब गया था। उसका कठिन परिश्रम से बनाया गया साम्राज्य समाप्त हो गया और उसकी मृत्यु 5 मई 1821 सेंट हेलेना द्वीप पर 6 वर्षों की कारावास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। एक महान सेनापति, एक महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।